आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट 2 जो कि आपका फुल लेंथ रहने वाला है लेकर आए हैं। ब्रह्मास्त्र आपका कल होगा। थोड़ा सा कुछ दिन से तबीयत सही नहीं चल रही थी, इस वजह से क्लास नहीं ले पा रहे थे, है ना। थोड़ा सा दिक्कत थी, इस वजह से नहीं हो पा रही थी क्लास, ठीक है। लेकिन कोशिश हम करते हैं कि आपकी डेली क्लास हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, नहीं हो पाता है ना। 2 घंटे 1.5 घंटे की क्लास हो जाती है, तो थोड़ा सा तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से नहीं हो पाई। यूपी ट्रिपल एस सी AGTA 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आज का जो है फुल पाठ्यक्रम पर या फिर कहें संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। कृषि, कंप्यूटर, आपका UPG के पूरा का पूरा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपका सेट 2 है फुल लेंथ वाला। स्ट्रीमिंग आपकी 8 बजे होती है, 8 PM। सभी लोग आ जाइए। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। आज एक खुशखबरी है आप सभी के लिए। बहुत से बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर जो है कोर्स फ्री दे दीजिए, नोट्स फ्री दे दीजिए। देखिए, आपके लिए हम स्कॉलरशिप टेस्ट लाए हैं। आप यदि काबिलियत रखते हैं तो अपनी काबिलियत के हिसाब से अपने जो है स्कॉलरशिप लीजिए और आप फ्री कोर्स लीजिए, ठीक। आपका जो स्कॉलरशिप टेस्ट है आपका कल यानी कि परसों 24 तारीख को 24 अक्टूबर को लाइव होगा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक। इसकी कुछ शर्तें भी हैं कि आपका जो टाइमिंग रहेगी वो 45 मिनट रहेगी। वो इसलिए क्योंकि नकल को रोकने के लिए हमें जो है ऐसा करना पड़ा कि कुछ बच्चे क्या करेंगे कि नकल कर लेंगे, इस वजह से हमें ऐसा करना पड़ा, ठीक है। तो फर्स्ट प्राइज जो है फ्री कोर्स रहेगा कंप्लीट ऑनलाइन, और सेकंड प्राइज 75% ऑफ रहेगा, और थर्ड प्राइस में 50% ऑफ रहेगा, और टॉप 10 जो आएंगे उन्हें 40% ऑफ मिलेगा, और बाकी सभी जो अटेम्प्ट करेंगे उन्हें 25% का डिस्काउंट मिलने वाला है, ठीक। इसके अंदर, ठीक। स्कॉलरशिप टेस्ट सुबह 10 बजे से 11 बजे तक ही रहेगा, केवल 1 घंटे। जो केवल 11 बजे तक सबमिट करेगा उसी को स्कॉलरशिप मिलेगी। 11 बजे के बाद जो सबमिट करेगा उसे स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि जिसको हक है उसे ही आपका देखो स्कॉलरशिप मिले, बाकी कोई जो है नकल करके स्कॉलरशिप ना ले जाए। इसलिए मैंने ये टेस्ट 45 मिनट का रखा है, और ये पूरा का पूरा पैटर्न बेस्ड रहेगा। और ये कहाँ पर रहने वाला है, एप्लीकेशन पर रहने वाला। आपके विजन एग्री एकेडमी की जो वेबसाइट है और एप्लीकेशन है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा ये, ठीक। सुबह 10 बजे आपका लाइव हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, ठीक। तो सुबह 10 बजे एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखना आप लोग। जो है विजन एग्री एकेडमी सर्च करना, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। आपका AGTA वाले टेस्ट वाले सेक्शन में आपको 10 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट के नाम से लाइव होगा। अभी नहीं होगा लाइव, ना आज ना कल परसों, शार्प 10 बजे आपका लाइव होगा टेस्ट, और आपका जो है आपको अटेम्प्ट करना होगा, ठीक। तो ये स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी। और जो बच्चे फर्स्ट आएंगे उनके लिए स्पेशल प्राइस भी है, और साथ में साथ फ्री कोर्सेज भी है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। आपका जो यहाँ पर आपकी क्लास होती है उसका सेट पेपर या फिर कहें PDF कोर्स आपकी कहाँ पर उपस्थित होती है, आपके ब्रह्मास्त्र सेट पेपर सीरीज के नाम से वेबसाइट व एप्लीकेशन पर आपको PDF मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वेबसाइट और एप्लीकेशन का, वहां से आप इसे जो है डाउनलोड या फिर कहें आपको इसे ले सकते हैं। यहाँ पर आपको 60 सेट मिलने वाले हैं, ठीक। जिसमें 40 टॉपिक वाइज रहेंगे, 20 फुल रहेंगे। फुल सेट आपको 20 की जगह 40 होने वाले इसमें, ठीक है। यहाँ पर आपके 40 टॉपिक वाइज रहेंगे और 40 आपके फुल सेट इसमें मिलेंगे आपको। प्रिंटेबल PDF रहेंगी और पूरा पैटर्न फॉलो करेंगे। इसमें 65 क्वेश्चन कृषि के, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर और 20 क्वेश्चन आपके UPG के। पूरा का पूरा पैटर्न हम कंप्लीट करने वाले इसमें, ठीक। और इसका प्राइस है मात्र 299। जो बच्चे इसे बाय करना चाहते हैं, ठीक, वो इसे खरीद सकते हैं। दिवाली ऑफर आपको 24 तारीख को ही मिलेगा, ठीक है। स्कॉलरशिप टेस्ट के बाद, ठीक, दिवाली ऑफर भी आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है। फिर आपके जो स्टडी मटेरियल बिल्कुल पैटर्न पर आधारित, जैसा जैसा आपका सिलेबस दिया है आयोग ने वैसे वैसे आपके नोट्स कंप्लीट कर दिए गए हैं। प्रिंटेड नोट्स आपके यहाँ पर भेजाए जाते हैं। इसका डेमो रिव्यू हम एक दिन वीडियो बना देंगे अलग से कि एक एक बुक का, एग्रोनॉमी का, सॉइल साइंस का, हॉर्टिकल्चर का, एपीकल्चर, एनिमल, सारे सब्जेक्ट का मैं एक दिन रिव्यू का वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आप लोग देख लेना इसको। और बाकी ये जो है आप अभी तक करीबन
20 से 25 ऑर्डर इसके आ चुके हैं और 20 से 25 ऑर्डर हम डिलीवर कर चुके हैं। 1500 रुपये प्राइस है और पूरा का पूरा आपका जो है पैटर्न पर आधार है। सारे नोट्स आपको स्टडी मटेरियल कंप्लीट एग्रीकल्चर यहाँ पर मिलने वाला है और ऐसा स्टडी मटेरियल कोई प्रोवाइड नहीं करा रहा है आपका टॉपिक वाइज या फिर कहें पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक, साथ में साथ आपका जो है ऑनलाइन कोर्स भी चल रहा है और टेस्ट सीरीज भी चल रही है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप वेबसाइट या एप्लीकेशन से जो है ये चीजें ले सकते हैं। और मोस्ट आपका जो है जो आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगा वही आपकी पीडीएफ कोर्स है ना। इसका पीडीएफ कोर्स, इसमें आपको जो आपका प्रिंटेड उसमें यूपी जीके और कंप्यूटर इंक्लूड नहीं है, लेकिन आपका जो पीडीएफ कोर्स है इसमें आपका यूपी जीके और कंप्यूटर भी दिया जाएगा। ठीक, कंप्लीट सिलेबस पीडीएफ बंडल कोर्स है। इसमें कंप्लीट कृषि के नोट्स मिलेंगे, कंप्लीट कंप्यूटर, कंप्लीट यूपी जीके मिलेगा, मात्र 499। इसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन और वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से बाय कर सकते हैं। ये तो हो गए थोड़ी सी बातें। अब चलते हैं भैया अपने मेन मुद्दे की ओर, अपने सेट पेपर की तरफ, है ना। थोड़ा सा आपको बताना भी जरूरी है क्योंकि देखो मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ क्योंकि ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं। शाम को आपकी 3 बजे से 5 बजे तक ऑनलाइन क्लास भी चलती है, फिर उसके बाद आपका ब्रह्मास्त्र भी होता है और सुबह आपके ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। इस वजह से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता मैं यूट्यूब पर। ठीक, तो आप लोग ऑनलाइन अगर ये ज्वाइन करना चाहें तो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं हमारी। ठीक, चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न और आपका पेन ले लिया जाए, है ना। बढ़िया से आंसर कर दीजिए, सेशन को शेयर भी कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। पहला क्वेश्चन है भैया, मक्के में सफेद कली के लिए किस पोषक तत्व की कमी जिम्मेदार है? नाइट्रोजन की कमी, जिंक की कमी, तांबे की कमी या बोरॉन की कमी? आपका जो व्हाइट बर्ड डिजीज होती है, व्हाइट बर्ड रोग होता है मक्के में, वो किस कारण से होता है भाई? तो ये होता है आपका जिंक की कमी से। किससे होता है बच्चों? जिंक की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, साइडर किण्वित वाइन से तैयार की जाती है? अंगूर से, स्ट्रॉबेरी से, आम से या सेब से? साइडर किससे प्रिपेयर किया जाता है भाई? तो साइडर हमारा किससे प्रिपेयर? सेब से प्रिपेयर किया जाता है। साइडर किण्वित वाइन किससे बनाई जाती है भाई? आपकी जो है आपकी सेब से बनाई जाती है। ठीक, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, गुलाब में किस माह के दौरान फूलों की आवश्यकता की तिथि से ठीक 45 दिन पहले छटाई की जाती है? तो जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, अक्टूबर, दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। तो बात करें बच्चों आपके गुलाब में किस माह में कटाई छटाई की जाती है, तो आपकी की जाती है अक्टूबर दिसंबर में। अभी मैं आपको ज़्यादातर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि भाई मैं यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन में लग गया ना तो अभी करीबन 3 से 4 घंटे लेके जाएगा। एक्सप्लेनेशन के लिए एक आपका जो है जैसे ही IBPS AFO का प्री हो जाता है 9 दिसंबर को, ठीक, उसके बाद आपका जो है एक सेशन लाएंगे, ऐसा सेशन जिसमें आपका पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा और बढ़िया से रिवीजन करा देंगे, सारे सिलेबस का रिवीजन करा देंगे उस सेशन में। ठीक है, तो एक सेशन ऐसा चलेगा जिसमें सारा रिवीजन आपको कराने वाले हैं, तो जल्दी ही आने वाला है वो सेशन। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाता है? अक्टूबर टू दिसंबर। अगला क्वेश्चन, ग्लेडियोलस पौधों की व्यावसायिक प्रसार विधि क्या है? बीज द्वारा, कलमों द्वारा, ग्राफ्टिंग या कॉम? तो भैया ग्लेडियोलस को किसके द्वारा प्रवर्धित किया जाता है? आपका कॉम्स द्वारा प्रवर्धन किया जाता है, कॉम्स द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मीठे संतरे के प्रसार या फिर कहें स्वीट ऑरेंज के प्रसार की सबसे आम विधि कौन सी है? क्या है? टी बर्डिंग या पैच बर्डिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग या बीज? आपका जो स्वीट लाइम है उसमें प्रवर्धन की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो यह टी बर्डिंग या पैच बर्डिंग अपनाई जाती है। कौन सी अपनाई जाती है? टी बर्डिंग या पैच बर्डिंग अपनाई जाती है। क्या अपनाया जाता है? टी बर्डिंग या पैच बर्डिंग। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अमरूद का व्यावसायिक प्रचार कैसे किया जाता है? व्यावसायिक प्रवर्धन कैसे किया जाता है? बीज द्वारा, ग्राफ्टिंग द्वारा, स्टूल या एयर लेयरिंग द्वारा, उत्तक संबंध? तो नॉर्मली हमारी स्टूलिंग भी अपनाई जाती है जिसे हम माउंड लेयरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? माउंड लेयरिंग। और साथ में साथ इसमें गूटी या एयर लेयरिंग भी अपनाई जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टूल एयर लेयरिंग या स्टूल या एयर लेयरिंग। इसे माउंट लेयरिंग, स्टूल को हम माउंट लेयरिंग के रूप में भी जानते हैं और एयर लेयरिंग को हम गूटी कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 7 है,
बीटी कपास में प्रोटॉक्सिन के रूप में पौधे के ऊतकों में मौजूद बीटी टॉक्सिन के कारण सक्रिय टॉक्सिन में परिवर्तित हो जाता है। कीड़ों की आंत का क्षारीय पीएच, कीड़ों की आंत का अम्लीय पीएच, आंत के सूक्ष्म जीवों की क्रिया, कीट आंत में रूपांतरित रण कारकों की उपस्थिति। तो भैया कीड़ों की आंत का जो क्षारीय पीएच होता है, ठीक, किस कारण से? कीड़ों की आंत का क्षारीय पीएच जो आपका प्रोटॉक्सिन होता है वो के कारण क्या होता है, आपका नॉर्मली आपका किस में परिवर्तित होता है? सक्रिय टॉक्सिन में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है, सक्रिय जहर में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन, धान में बोनेपन के लिए कौन सा जीन उत्तरदायी है? फाइटोक्रोम, इंटरेक्टिंग फैक्टर, जिब्रेलिन 20 ऑक्सीडेज, डीजीबूजिन, एथिलीन प्रतिक्रिया कारक। तो भैया डीजीबूजिन आपका जो है धान में बोनेपन के लिए। गेहूं में आपका नोरेन 10 है ना, नोरेन 10। मक्के में जो है टिप्ट 20 सॉरी मक्की का याद नहीं आ रहा जीन, टिप्ट 23 है तो बाजरा का है, ठीक है, ज्वार या बाजरा का है? बाजरा का है, टिप्ट 23। मक्के में जो क्यूपीएम का क्वालिटी प्रोटीन मेज में जो है क्यूपीएम का प्रयोग किया जाता है ना, इसको मैं बता दूंगा अभी, है ना, जैसे ही कोई करता है माइंड में बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है, एक गेहूं के खेत के 1 वर्ग मीटर क्षेत्र में कितने टिलर पाए जाते हैं? 50 से 100, 110 से 220, 230 से 340 और 350 से 460। बताइए राइट आंसर क्या होगा? हाँ, टिप्ट 23 एक आपका बाजरा में पाया जाता है या आपका जो है, हाँ ओपेक 2, सॉरी याद आ गया, मक्का में ओपेक 2 जीन पाया जाता है। टिप 23A बाजरा में पाया जाता है, नोरेन 10 आपका गेहूं में पाया जाता है, डीजी बूजिन आपका जो है धान में पाया जाता है, ठीक। हाँ याद आ गया भाई, ओपेक 2। अगला क्वेश्चन, पत्तियों और फलियों, यहाँ पर जो राइट आंसर है, एक गेहूं के खेत में के 1 वर्ग मीटर में क्षेत्र कितना चाहिए, कितने टिलर पाए जाते हैं? 230 से 340 पाए जाते हैं। कितने? 230 से 340। कितने पाए जाते हैं? 230 से 340। अगला क्वेश्चन, पत्तियों और फलियों में खट्टे स्वाद का मुख्य कारण क्या है? किसके? साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं। किसमें? चने के अंदर। जो चने के अंदर आपका क्या होता है, पत्तियों फलियों में खट्टापन होता है, वो किस कारण से होता है? तो चने की पत्तियों में जो खट्टापन होता है भैया, यहाँ पर चना कर लेना भैया, चना की पत्तियों और फलियों में खट्टे स्वाद का मुख्य कारण क्या है? तो भैया मैलिक अम्ल है। क्या है? मैलिक अम्ल के कारण क्या होता है? खट्टापन होता है, ठीक। किसमें? आपका चने में। जौ के दानों के लिए आदर्श भंडार नमी प्रतिशत क्या है? 5 से 7%, 15 से 17, 20 से 22 या 10 से 12। तो भैया आपका जो जितनी भी सीरियल्स हैं, जितनी भी आपकी अनाज वाली फसलें हैं, उनको हम 10 से 12% नमी पर क्या करते हैं? संरक्षित करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर 10 से 12% हो जाता है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, ज्वार की फसल के लिए किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में अनुशंसित एनपीके अनुपात क्या है? 80 अनुपात 40 अनुपात 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 90 अनुपात 45 अनुपात 35 केजी प्रति हेक्टेयर, या 100 अनुपात 50 अनुपात 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या फिर आपका 110 किलोग्राम या 110 अनुपात 55 अनुपात 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए, बी, सी या डी। आज भी थोड़ा तबीयत डाउन है, ठीक है, लेकिन कोशिश करते हैं कि आप लोगों को देखो कल थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी तो मैं नहीं ले पाया था क्लास, ठीक है, हो जाती है प्रॉब्लम्स, ठीक है, अकेला हूँ और सारा चीज़ें संभालता हूँ तो इस वजह से। और आज भी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि बच्चे इंतज़ार करते हैं तो ऐसे लेट नहीं किया जाए, है ना, तो इसलिए आज भी मैं आपके लिए क्लास लेकर आया हूँ, ठीक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है 100 अनुपात 50 अनुपात 40, 100 अनुपात 50 अनुपात 40। अगला क्वेश्चन, ड्रिलिंग विधि का उपयोग करते समय जूट के लिए अनुशंसित बीज दर क्या है? भैया आप जब ड्रिलिंग या फिर कहें हम सीड ड्रिल से बुआई कर रहे हैं तो आपका जो है अनुशंसित बीज दर कितनी चाहिए होगी? तो आपका जो है 3 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 9 से 11 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 12 से 14 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक। बताइए राइट आंसर क्या होगा? ड्रिलिंग विधि का उपयोग करते समय जूट के लिए अनुशंसित बीज दर कितनी होगी? तो यहाँ पर बीज दर की बात करें बच्चों तो 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ड्रिलिंग विधि का उपयोग करके हमें जो है कितनी बीज दर चाहिए होते? 6 से 8 किलोग्राम
प्रति हेक्टेयर। ठीक, अनुशंसित बीज दर कितनी है? 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, किस राज्य को भारत का सरसों राज्य कहा जाता है? भाई किस राज्य को सरसों राज्य? अब भैया सरसों का उत्पादन तो एक ही राज्य करता है, जैसे सोया स्टेट मध्य प्रदेश है, सोया स्टेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि सोयाबीन अधिक उगता है ना। ऐसे ही आपका सरसों राज्य या मस्टर्ड स्टेट कौन सा है भैया? राजस्थान है ना। गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में से राजस्थान राइट आंसर, क्योंकि ज्यादातर उगता कहाँ पर? राजस्थान में, तो यहाँ पर राइट आंसर राजस्थान हो जाता है ना। तो यहाँ पर जो आपका भारत का सरसों राज्य है वो है आपका राजस्थान। अगला क्वेश्चन, जल प्रबंधन कार्यक्रम के अनुसार लाल मिट्टी में बुआई के कितने दिन बाद दूसरी सिंचाई करनी चाहिए? तीसरे दिन बाद, चौथे दिन बाद, 7वें दिन बाद या 9वें दिन बाद? लाल मिट्टी में जल प्रबंधन कार्यक्रम के अकॉर्डिंग हमें कितने बुआई के कितने दिन बाद सिंचाई करनी चाहिए? तो भैया लाल मृदा में तीसरे दिन बाद सिंचाई करते हैं, क्योंकि नॉर्मली सैंडी सॉइल होती है ना। तो लाल मिट्टी में बुआई के कितने दिन बाद दूसरी सिंचाई करनी चाहिए? तो तीसरे दिन बाद, है ना। दूसरी सिंचाई कब करनी चाहिए? तीसरे दिन, मतलब पहली सिंचाई के तीसरे दिन बाद। ठीक, यहाँ पर जो है ए राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, लाल मिट्टी और भारी मिट्टी के बीच सिंचाई कार्यक्रम की तुलना करते समय चौथी सिंचाई के दिनों में क्या अंतर होना है? 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का या 6 दिन का? बताइए। लाल मिट्टी और भारी मिट्टी के बीच सिंचाई कार्यक्रम की तुलना करते समय चौथी सिंचाई के दिनों में क्या अंतर होना है? 3 दिन का अंतर होना चाहिए, 4 दिन का, 5 दिन का या 6 दिन का? कितने दिन का अंतर होना चाहिए? राइट आंसर बताइए यहाँ पर। तो नॉर्मली 4 दिन का अंतर होना चाहिए। जब हम जो है लाल मृदा में सिंचाई कर रहे हैं तो आपके चौथी सिंचाई के दिनों में, या फिर कहें तीसरी और चौथी सिंचाई जब हम करेंगे, ठीक है, तो चौथी सिंचाई के दिनों में क्या अंतर होना है? 4 दिन का अंतर होना चाहिए, 4 दिन का अंतर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17 है, सिंचाई अनुसूची के अनुसार किस प्रकार की मिट्टी को अधिक बार सिंचाई की आवश्यकता होती है? सॉरी, क्वेश्चन है, सिंचाई अनुसूची के अनुसार किस प्रकार की मिट्टी को अधिक बार सिंचाई की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है लाल मृदा, ऑप्शन बी है भारी मृदा, ऑप्शन सी है काली मृदा। भैया जिसमें आपकी क्ले कंटेंट ज़्यादा होगा वह कौन सी? भारी मृदा ही होगी। तो यहाँ पर आपकी जो काली मृदा है वो भी आपकी भारी, इनमें से कोई नहीं। ठीक, बताइए राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी। सिंचाई अनुसूची के अनुसार किस प्रकार की मिट्टी को अधिक बार जो है सिंचाई की आवश्यकता होती है? भैया अधिक बार, जिसमें सैंड ज्यादा होगी वो ज्यादा जल चाहेगी, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रेड सॉयल। रेड सॉयल में सैंड अधिक होने के कारण इसे हम, या फिर कहें, बार बार सिंचाई की आवश्यकता हो जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है। प्रश्न नंबर 18, गेहूं का छिलका प्रतिशत या सेलिंग परसेंट कितना होता है? 30%, 75, 60, इनमें से कोई नहीं। अब देखो, छिलका परसेंट या सेलिंग परसेंट से मतलब ये है कि आपका छिलका निकालने के बाद हमारा गेहूं कितना बचता है ना। गेहूं का छिलका निकालने के बाद हमारा गेहूं, तो सेलिंग परसेंट यहाँ पर गेहूं का कितना है? आपका 60% है। गेहूं का छिलका निकालने के बाद जो हमारा बचता है वो कितना बचता है? 60% हमें रिकवरी होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, गेहूं के दानों की केंद्रीय जिग-जैग धुरी को कहते हैं भूसा, कैरियोप्सिस, रैचिस या लेमा? तो भैया जिग-जैग धुरी, आपने देखा गेहूं की बाली पर इस तरह की एक संरचना होती है जिस पर क्या होते हैं? दाने लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? दाने लगे होते हैं। उसे क्या कहा जाता है? रैचिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? रैचिस कहा जाता है। जिग-जैग धुरी को हम क्या कहते हैं? रैचिस कहा जाता है। क्लियर इतना? ठीक, यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाता है, रैचिस। अगला क्वेश्चन, भारी मृदा के लिए दूसरी और तीसरी सिंचाई के बीच अंतराल क्या है? 3 दिन का, 4 दिन, 5 दिन या 7 दिन का? भारी मृदा में दूसरी व तीसरी सिंचाई के बीच कितना अंतर होना चाहिए? राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 है।
तो भैया यहाँ पर आपका कितना 5 दिन का अंतर, दूसरी और तीसरी सिंचाई में भारी मृदा है या क्ले सॉइल है तो कितना अंतर होना चाहिए, 5 दिन का अंतर होना चाहिए। कितने दिन का अंतर होना चाहिए, 5 दिन का अंतर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी आम की उत्परिवर्ती किस्म है, रोजिका, रुमानी, रत्ना या सिंधु। तो यहाँ पर जो आपके उत्परिवर्ती या म्यूटेंट वैरायटी है आम की, वो कौन सी है भैया, रोजिका है। रोजिका जो है आम की म्यूटेंट वैरायटी है। ठीक, रोजिका क्या है बच्चों, आम की म्यूटेंट वैरायटी। तो 21 का ए हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, फसलोत्तर प्रबंधन में मात्रात्मक हानि का प्राथमिक कारण क्या है। मात्रात्मक मतलब कि आपके नंबर्स में, ठीक, या फिर कहें मात्रा में जो हानि होती है। ऑप्शन है उत्पाद के आकार में वृद्धि, नमी का वाष्पीकरण और श्वसन, स्वाद में सुधार, रंग का निखार। अब भैया यहाँ पर आपका उत्पाद के आकार में वृद्धि तो नहीं होगी, आपके जो प्राथमिक यहाँ पर क्या पूछा है, फसलोत्तर प्रबंधन में मात्रात्मक हानि। हानि मतलब लॉसेस, तो लॉसेस क्या होगा, नमी का वाष्पीकरण और श्वसन द्वारा। नमी वाष्पीकरण द्वारा जाएगी और श्वसन द्वारा जो है आपका नॉर्मली श्वसन करेंगे हमारे पौधे, तो क्या होगा, नमी की कमी होगी, है ना। तो नॉर्मली ये कह सकते हैं कि आपका जो मात्रात्मक हानि होती है वो नमी का वाष्पीकरण से और श्वसन से होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन फसल कटाई के बाद की अवधि में गुणात्मक हानि का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पोषण मूल्य में वृद्धि, भंडारण लागत में कमी, पैकेजिंग गुणवत्ता में वृद्धि, संवेदी गुणों का ह्रास। क्या भैया बताता है आपका, गुणात्मक हानि। गुणात्मक हानि कौन दिखाता है भैया, संवेदी गुणों का ह्रास होना। यहाँ पर हानि की बात हो रही है भैया, यार नेगेटिव पॉइंट की बात हो रही है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा संवेदी गुणों का ह्रास हो जाएगा, संवेदी गुणों का ह्रास, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन। कटाई के बाद की अवधि में पोषण संबंधी गिरावट में क्या शामिल है। आवश्यक पोषक तत्वों की कमी, नमी की मात्रा में वृद्धि, पैकेजिंग के तरीकों में सुधार, परिवहन समय में कमी। कटाई के बाद अवधि में पोषण संबंधी गिरावट, तो भैया आवश्यक पोषक तत्वों में कमी। पोषण संबंधी गिरावट में क्या होगा, आवश्यक पोषक तत्वों की कमी, वही तो आपकी पोषण संबंधी गिरावट होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अमरूद पेड़ लगाने के लिए अनुशंसित दूरी कितनी है। 4.5 गुणा 4.5 मीटर, 5.5 गुणा 5.5 मीटर, या आपका 7.5 गुणा 7.5 मीटर, 6.7 गुणा 6.7। बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए, बी, सी या फिर डी। तो नॉर्मली जो अमरूद लगाने या अमरूद के पेड़ लगाने के लिए अनुशंसित दूरी जो रखी जाती है भैया, वो 6.7 मीटर गुणा 6.7 मीटर रखी जाती है। कितनी रखी जाती है, 6.7 मीटर गुणा 6.7। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 26 है, भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। आपका पुणे के अंदर, हैदराबाद, देहरादून या कोलकाता में। भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान CSWCRI कहाँ पर स्थित है, तो भैया ये है आपका देहरादून के अंदर। कहाँ पर है, देहरादून के अंदर है। अगला क्वेश्चन, अर्नोन और स्ट्राउट को पौधों की वृद्धि के लिए किस तत्व की अनिवार्यता की खोज का श्रेय दिया जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, मोलिब्डेनम, कैल्शियम। अर्नोन और स्ट्राउट को पौधों की वृद्धि के लिए किस तत्व की अनिवार्यता की खोज की गई, तो भैया जो आपके अर्नोन और स्ट्राउट है ने मोलिब्डेनम की खोज की थी। किस तत्व की खोज की थी बच्चों, मोलिब्डेनम की खोज की थी। किसकी खोज की थी, मोलिब्डेनम की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से किस श्रेणी का जल संभर सबसे बड़ा होता है। सूक्ष्म जल संभर, उप वाटर सेट, मैक्रो वाटर सेट, मिनी वाटर सेट। क्षेत्रफल की दृष्टि से किस श्रेणी का जल संभर सबसे बड़ा वाटर सेट कौन सा होता है भाई, तो भैया मैक्रो वाटर सेट। कौन सा, मैक्रो मीन्स हो ही रहा है आपका बड़ा, है ना। मैक्रो मीन्स क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पर मैक्रो वाटर सेट जल संभर क्षेत्र का सबसे बड़ा रूप है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 29 है, 1 से 100 हेक्टेयर के बीच के क्षेत्र को कवर करने वाले को कहा जाता है। 1 से 100 वह वाटर सेट
1 से 100 हेक्टेयर के बीच के एरिया को कवर करता है वह है आपका सूक्ष्म जल संभर, उप वाटर सेट, मैक्रो वाटर सेट या मिनी वाटर सेट। वह वाटर सेट जो 1 से 100 हेक्टेयर एरिया को कवर करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं मिनी वाटर सेट। ठीक, सॉरी, क्या कहते हैं? मिनी वाटर सेट कहते हैं। जो वह क्षेत्र जो 1 से 100 हेक्टेयर भूमि के बीच क्षेत्र को कवर करता है वह कौन सा होता है? मिनी वाटर सेट। अगला क्वेश्चन, 1000 से 10,000 हेक्टेयर के दायरे में आने वाले क्षेत्र को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? सूक्ष्म जल संभर, उप वाटर सेट, मैक्रो वाटर सेट, मिली वाटर सेट। 1000 से 10,000 हेक्टेयर के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो 1000 से 10,000 के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? मिली वाटर सेट कहते हैं, है ना। 1000 से 10,000 का एरिया आ रहा है तो आपका मिली वाटर सेट। अगला क्वेश्चन, यदि एक जल ग्रहण क्षेत्र या वाटर सेट 15,000 हेक्टेयर मापता है तो इसे वर्गीकृत करते हैं सूक्ष्म जल संभर, उप वाटर सेट, मैक्रो वाटर सेट या मिली वाटर सेट। क्या कहेंगे? यदि एक जल ग्रहण क्षेत्र 15,000 हेक्टेयर मापता है तो इसे किस तरह से वर्गीकृत करते? तो उसे वर्गीकृत करते हैं सूक्ष्म वाटर सेट कहेंगे, उप वाटर सेट, मैक्रो वाटर सेट या मिली वाटर सेट। 15,000 हेक्टेयर कवर करता है भाई, तो 15,000 अगर की कवर करता है तो उसे हम उप वाटर सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सब वाटर सेट या उप वाटर सेट कहेंगे। ठीक, सब वाटर सेट, ऑप्शन बी, या उप वाटर सेट। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 32 है, 32 है। सूक्ष्म जल संभर द्वारा कवर किए गए क्षेत्र की सीमा क्या है? 1 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000 हेक्टेयर या 10,000 से 50,000 हेक्टेयर। सूक्ष्म जल संभर क्षेत्र द्वारा कवर किया गया एरिया क्या है? तो सूक्ष्म द्वारा किया गया एरिया 100 से 1000 हेक्टेयर। 100 से 1000 हेक्टेयर है तो वो क्या है? आपका सूक्ष्म जल संभर क्षेत्र कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्राथमिक कारण है? ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी किरणों का अवशोषण, वायुमंडल में गैसीय कणों, अणुओं और कणों का निकलना, हवा में मौजूद कणों का गुरुत्वाकर्षण के कारण जमीन पर जमा होना, प्राकृतिक वन छतरियां के माध्यम से हवा का निस्पंदन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है वायुमंडल में गैसीय कणों, अणुओं और कणों का निकलना क्या कहलाता है? वायु प्रदूषण का कारण होता है, या फिर कहें वायु प्रदूषण का प्राथमिक कारण होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 34, 34 है। फसलों पर जल भराव के प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम है? मिट्टी की नियमित जुताई करें, अतिरिक्त नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों की आपूर्ति, उपयुक्त जल निकासी उपलब्ध कराना, रोपण घनत्व में वृद्धि करना। तो भैया हमें अगर कि जल भराव के प्रतिकूल प्रभाव से निपटना है तो क्या करना पड़ेगा? जल निकासी करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है ना। तो यहाँ पर उपयुक्त जल निकासी उपलब्ध कराना, क्या कराना? उपयुक्त जल निकासी उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव आमतौर पर मिट्टी में पाया जाता है और पोषक चक्र और अपघटन में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है? सरीसृप, जीवाणु, स्तनधारी, इनमें से कोई नहीं। तो भैया नॉर्मली आपके जो बैक्टीरिया होते हैं, क्या भैया? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या काम करते हैं? आपके मिट्टी में आपके जो भी आपके मतलब ये कहें कि सड़ाने गलाने का काम किया जाता है, या फिर कहें आपके जो मिट्टी में पाए जाते हैं और अपघटन या पोषण चक्र को पूरा कराते हैं, तो वह भैया महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो है आपके जीवाणु, है ना, या बैक्टीरिया। राइट आंसर हो जाता है बी। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 36 है आपका। कौन सा मृदा जीव कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने के लिए महत्वपूर्ण है और पौधों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाने, खनिज अवशोषण को बढ़ाने के लिए जाना जाता है? वायरस, कवक, जीवाणु या उपरोक्त सभी? बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है। तो भैया जो आपका फंजाई है, क्या कवक है ना, फंजाई, यह जो है मृदा जीव कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने के लिए महत्वपूर्ण है और पौधों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाने, खनिज अवशोषण को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। कौन? आपका कवक। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक, कवक। सॉरी बच्चों, यहाँ पर कवक राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि कवक इतना तो नहीं करता है। क्या नहीं करता है भैया? सहजीवी संबंध नहीं बनाता है। यहाँ पर जो आ जाता है वो जीवाणु आ जाते हैं, है ना।
बैक्टीरिया आ जाते हैं, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया, ये सहजीवन में रहता है और आपके जो मिनरल्स हैं यहाँ पे क्या नाइट्रोजन है उनको अवशोषित करता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो प्रयोग किए जाते हैं वो आपके बैक्टीरिया हो जाते हैं। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर आपका जो होगा भाई वो आपका बैक्टीरिया जीवाणु होगा, है ना, कवक नहीं होगा। सहजीवी संबंध बनाने और कार्बनिक पदार्थों को विघटन करने के लिए महत्वपूर्ण है ना। तो वह भैया कार्बनिक पदार्थ को विघटित कौन करता है, आपके जीवाणु करते हैं, है ना। तो राइट आंसर यहाँ पर सी होगा, बी नहीं होगा, है ना, सी होगा। अगला क्वेश्चन, कृषि लागत और मूल आयोग एवं भारतीय खाद्य निगम का गठन किस वर्ष हुआ किया गया था? 1988, 1998 में, 1965 या 1935 में? तो भैया जो आपका भारतीय खाद्य निगम है, एफसीआई है, सीएसीपी है, आपका कृषि लागत और मूल आयोग है, इन दोनों की स्थापना जो हुई थी 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 1965 में हुई थी। आपने देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार एमएसपी कब जारी किया गया था? तो 1966 के अंदर। कब जारी किया था? 1965 में आपका सीएसीपी का गठन हुआ था और पहली बार जो एमएसपी दिया गया था वो 1966 में। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38 है, भारत में कृषि के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन तय करता है भैया? कृषि लागत और मूल्य आयोग, वाणिज्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या नाबार्ड? तो भैया न्यूनतम समर्थन को तय कौन करता है? तय करने का काम जो किया जाता है वह किया जाता है आपका सीएसीपी, मतलब निर्धारण करेगा सीएसीपी, कैलकुलेशन करेगा, सिफारिश करने का भी काम करेगा कौन? सीएसीपी। बस मंजूरी कौन देता है? मंजूरी देता है, अप्रूवल कौन देता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार। या केंद्र सरकार की एक कमेटी होती है सीसीए। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, कृषि लागत और मूल्य आयोग। अगला क्वेश्चन, नया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य सुनिश्चित करना है कि पर्याप्त आपूर्ति चावल, अनाज, गेहूं, गेहूं, अनाज, दालें, चावल, अनाज, दालें, चावल, गेहूं, दालें, किसकी आपूर्ति सुनिश्चित करना है? सॉरी बच्चों, थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है, जबरदस्ती की क्लास हो रही है आज, लेकिन हाँ हम पूरी मेहनत से क्लास लेंगे, ऐसा नहीं है, जबरदस्ती नहीं लेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर की बात करें बच्चों, चावल, गेहूं व दालें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य सुनिश्चित करना है कि पर्याप्त आपूर्ति किसकी? चावल, गेहूं और दालों की आपूर्ति। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 40 है, वह तकनीक जो व्यापारियों को कीमत में अत्यधिक गिरावट से बचाती है कहलाती है? स्पेक्यूलेशन, फ्यूचर ट्रेडिंग, हेजिंग या बेचने के लिए? वह तकनीक जो व्यापारियों को कीमत में अत्यधिक गिरावट से बचाती है तो उसे भैया क्या कहा जाता है? हेजिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेजिंग। वह तकनीक जो व्यापारियों को कीमत में अत्यधिक गिरावट से बचाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? हेजिंग तकनीक कहा जाता है ना, हेजिंग तकनीक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एकाधिकार प्रतियोगिता शब्द का अर्थ है बड़ी संख्या में विक्रेता विषम वस्तु बेचते हैं, कुछ संख्या में विक्रेता विषम वस्तु में निपटते हैं, बड़ी संख्या में खरीदार विषम वस्तु में सौदा करते हैं, इनमें से कोई नहीं। एकाधिकार प्रतियोगिता शब्द का अर्थ क्या है भैया? तो बड़ी संख्या में जो है विक्रेता विषम वस्तु से क्या करते हैं? बेचते हैं। जब भैया बड़ी संख्या में कोई अलग अलग वस्तु को बेचा जाता है, ठीक है, विषम वस्तु को बेचा जाता है, ठीक है, तो आपके जो है एकाधिकार प्रतियोगिता, बड़ी संख्या में कितने, मतलब कि जो चीज़ आपको मिल नहीं रही हो, मान के चलो कि मैं सेट पेपर करा रहा हूँ, कोई नहीं और नहीं करा रहा है, तो ये क्या है? मेरा एकाधिकार है, मेरी मोनोपोली है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो? बड़ी संख्या में विक्रेता विषम वस्तु को बेचते हैं। ठीक, तो एकाधिकार प्रतियोगिता हो जाएगी, मतलब एक ही वस्तु को बहुत सारे लोग बेचते हैं। एग्जाम्पल थोड़ा सा गलत हो गया। अगला क्वेश्चन, करके सीखना द्वारा दिया गया था? अल्फ्रेड मार्शल, सीमन नेफ, जोहान डेवी ने, इनमें से कोई नहीं। करके सीखना किसने दिया था? करके सीखना किसके द्वारा दिया गया था? करके सीखना, तो करके सीखना किसने दिया? जॉन डेवी ने जो है आपका क्या दिया? करके सीखना। अगला क्वेश्चन, एकीकृत बाल विकास सेवाएं कब पर शुरू की गई थी? 1972 में, 1993, 1999 या 1975 में? कब शुरू की थी एकीकृत बाल विकास सेवाएं कब शुरू की गई थी? तो भैया ये शुरू हुई थी आपकी 1975 में। कब? 1975 में। अगला क्वेश्चन, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण
किया गया था 1972, 1993 में, या फिर 1999, 1989? कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया था 1979 में। कब शुरू हुआ था? 1979 में शुरू किया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 है, टी एंड भी प्रणाली को के रूप में भी जाना जाता है। बस्टर प्रणाली, बेनौर योजना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम को किस और नाम से भी जाना जाता है? तो इसे हम वेनौर और बस्टर प्रणाली दोनों के नाम से, किससे? बेनौर और बस्टर प्रणाली दोनों के नाम से। तो यहाँ पर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों इसे बस्टर और बेनौर प्रणाली दोनों के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रदर्शन को लघु प्रकार का प्रदर्शन माना जाता है। तरीका, परिणाम, राष्ट्रीय, कंपोजिट? किस प्रदर्शन को लघु प्रकार का प्रदर्शन माना जाता है? बताइए आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मेथड या तरीके वाले प्रदर्शन। मेथड प्रदर्शन को लघु प्रकार का प्रदर्शन माना जाता है ना, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खियां प्रोपोलिस का उपयोग किस लिए करती हैं? लार्वा को खिलाने के लिए, छत्ते में दरारें सील करने के लिए, शहद बनाने के लिए, रानी को आकर्षित करने के लिए? मधुमक्खियां प्रोपोलिस का प्रयोग किसके लिए करते हैं, किस लिए करते हैं? तो ये छत्ते में जो दरारें आ जाती हैं उसको सील करने के लिए जो है प्रोपोलिस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, मधुमक्खियां प्रोपोलिस का उपयोग किस लिए करती हैं? छत्ते में दरारें सील करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, 48। कोकून से रेशम के तंतु को खोलने का क्या है? खोलने का क्या नाम है? कोडिंग, रोलिंग, रीलिंग या बुनाई करना? कोकून से रेशम के तंतु को अलग करना या खोलना क्या कहलाता है भैया? तो वो रीलिंग कहलाता है। जब हम जो है कोकून से आपके गर्म पानी उपचार द्वारा आपके जो सिल्क है या फिर कहें आपके जो रेशे हैं उनको अलग करते हैं तो आपका जो क्या कहलाता है? रीलिंग कहलाता है। अभी अभी जो है मुख्यमंत्री जी ने एक परियोजना शुरू की है, नाम याद नहीं आ रहा है उसका। ठीक है, रेशम उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, आपका जो है अभी सिल्क हैकथॉन हुआ था आज या कल में। ठीक है, तो वहाँ पर एक जो है एक नया जो है पेश किया गया है, मैं आपको उसको बता दूंगा करंट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुर्गी पालन में चोंच मारने और नरभक्षण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य तरीका है? मतलब कि नॉर्मली चोंच मारने और नरभक्षण को रोकने के लिए। ऑप्शन ए है डी विकिंग। तो यहाँ पे भैया राइट आंसर यही हो जाता है ना, आपकी जो है चोंच को हटाना, मुर्गियों की चोंच को हटा देना ताकि वे दूसरे अंडों को ना तोड़े या दूसरे जो मुर्गियां हैं उनको नुकसान ना पहुंचाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? डी विकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डी विकिंग कहते हैं। ग्रूमिंग नहीं कहेंगे भाई, ग्रूमिंग नहीं कहेंगे, डी विकिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? डी विकिंग कहेंगे। मतलब उनसे आप क्या कर रहे हो भाई? उनकी चोंच 1/3 चोंच को हटा दिया जाता है। क्यों हटा दिया जाता है? ताकि वे दूसरे मुर्गियों या फिर कहें अंडों को नुकसान ना पहुंचाए, अंडे ना फोड़े। तो उसे हम क्या कहते हैं? डी विकिंग कहते हैं। वीक को या फिर कहें बीक ट्रिमिंग भी कह सकते हैं, है ना, तो उसे हम डी विकिंग कहेंगे। ठीक, कैनेबिलेज में नहीं होगा भैया, वो रोग है आपका, है ना, कैनेबोलेज। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर डी विकिंग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, जब जो है दूसरी जो है मधुमक्खियों मुर्गियों को मतलब कि नुकसान पहुंचाए तो वो आपका जो है कैनेबेलेज में कहलाता है ना। कैनेबेलेज मतलब दूसरी मुर्गियों को नुकसान पहुंचाना, कैनेबेलेज। लेकिन यहाँ पर जो है प्रबंधन की बात कर रही है कि भैया कैनेबेलेज को कैसे रोका जाएगा कि भैया एक मुर्गी दूसरे मुर्गी को नुकसान पहुंचा रही है, अंडे तोड़ रही है, तो उसको कैसे रोकेंगे? तो उसे हम डी बिकिंग द्वारा रोकेंगे, है ना। कैनेबेलेज सही आंसर है दीक्षा जी। अगला क्वेश्चन, मीठे पानी की मछली पालने में किस प्रकार के पानी का उपयोग किया जाता है? खारा पानी, भूरा पानी, मीठे पानी, आसुत जल का? मीठे पानी की मछली जल में, ये तो बहुत इजी आंसर हो गया है, मीठा पानी या फिर कहें फ्रेश वाटर, है ना। फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर में कौन सा पानी यूज किया जाता है? फ्रेश वाटर। और फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर ज़्यादा कहाँ पर किया जाता है? आपके इनलैंड पर। इनलैंड का कहें तो आपके जो है मैदानों में, नदियों में, तालाबों में जो आपकी खेती की जाती है या फिर कहें आपका जलीय कृषि की जाती है, वह कौन सी होती है? मीठे पानी वाली होती है ना। अगला क्वेश्चन,
भोजन के लिए टैंकों या बाड़ों में मछली पालने की प्रथा कहलाती है एक्वापोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, जल कृषि या समुद्री कृषि। तो आप भोजन के लिए टैंकों या बाड़ों में आप मछली पाल रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्वाफोनिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्वाफोनिक्स। 51 का राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए, एक्वाफोनिक्स। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 52 है, में वृद्धि के लिए किस प्रकार का पौधा उतक जिम्मेदार है? मेरिस्टेमेटिक उतक, ग्राउंड उतक, संवहनी उतक या त्वचीय उतक? कौन सा उतक जो है मोटाई में वृद्धि के लिए किस प्रकार का पौधा उतक जिम्मेदार होता है? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद राधे जी। ठीक है, बताइए आंसर। मोटाई में वृद्धि के लिए किस प्रकार का पौधा उतक जिम्मेदार है? तो भैया मैरिस्टेमेटिक उतक। कौन सा उतक जिम्मेदार है भाई? मैरिस्टेमेटिक उतक। और देखो बच्चों, आप सभी को स्कॉलरशिप टेस्ट देना है, क्योंकि जो स्कॉलरशिप टेस्ट रहेगा ना, वो पूरा पैटर्न आपका एजीटीए का रहने वाला है ना। जो मैंने टेस्ट प्रिपेयर किया है, इसमें मैंने क्वेश्चन जो बनाए स्वयं से बनाए, खुद से बनाए सारे क्वेश्चन, है ना। तो इसमें जो क्वेश्चन रहने वाले हैं ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं कि आपने सपने भी नहीं सोचा होगा, है ना। कि ऐसा लगेगा कि आप रियल एग्जाम दे रहे हो। और जो बच्चे ऑफलाइन देना चाहें तो वो हमारी ब्रांच पर विजिट कर सकते हैं। और 24 तारीख को 10 से 11 टाइमिंग है, तो सभी लोग भूलना मत, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और और तैयार रहना टेस्ट के लिए, स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए। ठीक। अगला क्वेश्चन है, बाष्पीकरण पौधों की सतहों को ठंडा करने में किस प्रकार योगदान देता है? मिट्टी से ऊष्मा ऊर्जा जारी करके, जल बाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करके, पौधे के चारों ओर हवा की आवाजाही बढ़ाकर, सूर्य के प्रकाश के प्रवेश को कम करके। तो भैया बाष्पीकरण पौधों की सतहों को ठंडा कैसे करता है? कि जब हमारी जल बाष्प जाएगी, है ना, जब आपकी जो है जल बाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान ऊष्मा ऊर्जा को क्या करता है? अवशोषित करते हैं, जिससे क्या होता है? बाष्पीकरण, जिससे वो किसको क्या रखते हैं? आपको जो ठंडा रखते हैं। हाँ, फ्री होगा। आपका जो स्कॉलरशिप टेस्ट रहेगा वो फ्री रहने वाला है, फ्री रहने वाला है, बिल्कुल से फ्री रहने वाला है। उसमें आपको 1 रुपया पे नहीं करना है, 1 रुपया आपसे नहीं लेंगे। ठीक है, ये आपका जो है एप्लीकेशन पर होगा, जो विजन एग्री एकेडमी की वेबसाइट और एप्लीकेशन है वहां पर होगा। डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वरना प्ले स्टोर पे आप विजन एग्री एकेडमी सर्च करोगे तो वहां पर मिल जाएगा। टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग ये मत सोचना कि आपका पेड है, पेड नहीं है, फ्री है। ठीक, आपका स्कॉलरशिप क्यों देंगे? तो भैया जब आपको पेड ही रखना होता, आपसे कुछ लेना ही होता, तो मैं स्कॉलरशिप क्यों दूंगा? आपका टैलेंट आपको स्कॉलरशिप दिलाएगा। बहुत से बच्चों के कॉल आते हैं, सर फ्री दे दो, मेरी मतलब कि फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है, खराब है। तो भैया आप स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए, आपको जो है ना, सारा फ्री मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है, 54। मिट्टी से बाष्पीकरण और पौधों से बाष्पोत्सर्जन की संयुक्त प्रक्रिया का वर्णन। मिट्टी से बाष्पीकरण और पौधों से बाष्पोत्सर्जन की संयुक्त प्रक्रिया का वर्णन के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। बाष्पीकरण, बाष्पोत्सर्जन, बाष्पीकरण, बाष्पोत्सर्जन और संघनन। तो भैया मिट्टी से बाष्पीकरण क्या कहलाता है? बाष्पोत्सर्जन। किसी भी सतह से आपका बाष्पीकरण है, पानी की गैसियस रूप में या फिर कहें नॉर्मली आपका पानी का वाष्प के रूप में हानि होना, बाष्पीकरण कहलाता है। लेकिन पौधों की सतह से वाष्प के रूप में हानि होना क्या कहलाता है? बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो यहाँ पर बाष्पीकरण, बाष्पोत्सर्जन, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फूल के नर प्रजनन अंग क्या कहलाते? कार्पेल, पंखुड़ी, स्टेमन या पिस्टल? तो ये नर प्रजनन अंग को तो हम स्टेमन कहते हैं, और आपके जो फीमेल जो प्रजनन अंग होते हैं वो क्या होते हैं? पिस्टल होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर तो क्या हो जाता है? स्टेमन हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में तने का कार्य है? खनिजों को अवशोषित करना, प्रकाश संश्लेषण का संचालन करना, पत्तियों और फूलों को सहारा देना, बीज उत्पादन करना। कौन सा जो है तने का कार्य है? तो पत्तियों और फूलों को क्या देना? सहारा देता है भैया। क्या करता है? पत्तियों और फूलों को सहारा देता है। आपका नाम प्रकाश संश्लेषण पत्तियों द्वारा होता है, आपका जो खनिजों का अवशोषण होता है वो जड़ों द्वारा होता है ना। तो यहाँ पर पत्तियों और फूलों को सहारा देने का काम करता है आपका तना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है,
पौधे का कौन सा भाग भंडारण अंग के रूप में कार्य करता है और वानस्पतिक प्रजनन में भी मदद करता है? पत्ती, तना, जड़ और बीज। भाग भंडारण अंग के रूप में भी काम करता है और प्रजनन में भी मदद करता है। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो ये जो जड़ें हैं, हमारी जड़ें क्या करती हैं? भंडारण अंग के रूप में भी काम करती हैं और वनस्पतिक रूप से प्रसारण या नॉर्मली आपके जो है प्रसार में भी हेल्प करती हैं। अगला क्वेश्चन, प्रजनन में भी मदद करती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का पौधा उतक जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है? फ्लोएम, जाइलम, एपिडर्मिस या पेरेन्काइमा? कौन सा उतक जड़ों से पानी को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है? तो भैया जो जाइलम है, जाइलम क्या है? वन वे प्रक्रिया है जिसमें जड़ों से पानी को नॉर्मली कहाँ पर? पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। और जो फ्लोएम है एक टू वे करता है, ये पानी को भी आपका पत्तियों तक पहुंचाता है और साथ में साथ पत्तियों से खाद्य पदार्थ को या फिर कहें जो भी भोजन बना हुआ है पत्तियों में उसको कहाँ पर पहुंचाता है? आपका जड़ों तक पहुंचाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है? जाइलम हो जाता है। क्या हो जाता है? जाइलम। अगला क्वेश्चन, पौधों में जड़ों का प्राथमिक कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण करना, समर्थन, प्रजनन, पोषक तत्वों का परिवहन। तो भैया बताइए पौधों में जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? तो भैया समर्थन देती हैं, सहारा देती है। अगर ये जड़ें नहीं होंगी ना तो आपका पौधा क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। समर्थन देती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है, 60वां प्रश्न है, पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट का क्या कार्य है? आपका जो श्वसन करना, प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका प्रभाग। बताइए पादप कोशिकाओं में जो क्लोरोप्लास्ट है इसका क्या कार्य होता है? तो नॉर्मली क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है भैया? प्रकाश संश्लेषण होता है। हरित लवक के अंदर क्या होता है भाई? प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका की किस संरचना में क्लोरोफिल होता है? नाभिक में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो भैया किस संरचना में आपका क्लोरोफिल किस में होगा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा, है ना। हरित लवक के अंदर ही तो क्लोरोफिल होगा, है ना। तो क्लोरोफिल कहाँ पर देखने को मिलता है? क्लोरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन, प्ररोह एवं फल वेदक कीट किस फसल का प्रमुख कीट है? टमाटर का, मिर्च का, कद्दू का या बैंगन का? प्ररोह या फल वेदक या फिर कहें तना एवं फल छेदक किसका प्रमुख कीट है? तो भैया वो है आपका बैंगन का। किसका कीट है बच्चों? बैंगन का प्रमुख कीट है आपका तना व प्ररोह एवं फल छेदक। अगला क्वेश्चन, फूल गोभी में भिप्टेल नामक विकार किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? कैल्शियम, मोलिब्डेनम, लोहा या मैग्नीशियम? विप्टाइल ऑफ कॉलीफ्लावर किसकी कमी से होता है भैया? मोलिब्डेनम की कमी से होता है। विप्टेल ऑफ कॉलीफ्लावर किससे होता है? मोलिब्डेनम की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 है, चुकंदर में खोखला हृदय विकार का कारण क्या है? नाइट्रोजन की कमी, फास्फोरस की कमी, पोटेशियम की या बोरॉन की? जो चुकंदर के अंदर होता है हॉलो हार्ट होता है या खोखला हृदय होता है, उसका कारण क्या है भैया? तो बोरॉन की कमी का कारण खोखला हृदय या फिर कहें हॉलो हार्ट होता है, वो बोरॉन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, मिट्टी में रहने वाले कौन से जीव अपनी गतिशीलता और अन्य सूक्ष्म जीवों पर विक्षिकार के लिए जाने जाते हैं? जो सूक्ष्म जीव आबादी के नियमन में योगदान करते हैं? प्रोटोजोआ, स्तनधारी, या तो ये या बी, इनमें से कोई नहीं। तो भैया यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है मिट्टी में रहने वाले जो है जीव होते हैं, अपनी गतिशीलता या अन्य सूक्ष्म जीवों के शिकार के लिए जाने जाते हैं, जो सूक्ष्म जीव आबादी के लिए क्या नियमन में योगदान करते हैं। तो भैया वो क्या आंसर हो जाता है यहाँ पर? प्रोटोजोआ राइट आंसर हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका जो है कंप्यूटर का। कंप्यूटर के जनक कौन कहे जाते हैं? तो भैया सबको पता है कंप्यूटर के जनक कौन है भैया? चार्ल्स बेबेज है। आज थोड़ा सा लेवल कंप्यूटर का लो रहने वाला है ना, क्योंकि सेट नंबर 2 है। कंप्यूटर के जनक कौन के रूप में किसे जाना था? चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था? तो भैया पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, ठीक, और तीसरी पीढ़ी में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है पहली पीढ़ी। अगला क्वेश्चन है, वायरलेस तरीके से सूचना प्रसारित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? फाइबर ऑप्टिक्स का, समाक्षीय केबल, ब्लूटूथ या ईथरनेट? नॉर्मली देखिए ईथरनेट, केबल, फाइबर ऑप्टिक्स की बात कर रहा है तो ये नॉर्मली केबल वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर जो आपका ब्लूटूथ है ये क्या है? वायरलेस है। ब्लूटूथ क्या है भैया? वायरलेस है। अगला क्वेश्चन है 69, क्वेश्चन नंबर 69 है,
एसएसडी किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? चुंबकीय भंडारण, ऑप्टिकल स्टोरेज, ठोस अवस्था भंडारण या ऑनलाइन भंडारण? तो भैया एसएसडी क्या है भैया? एसएसडी क्या है? एसएसडी है आपका ठोस अवस्था भंडारण। ठीक, क्या है? ठोस अवस्था भंडारण, या फिर कहें आपका सॉलिड स्टोरेज डिवाइस है। सॉलिड स्टोरेज डिवाइस है। ठीक, अवनीश मौर्य जी, मैं मजबूरी में करता हूँ, मेरे क्विज देखिए मैं जो भी गैप होता है मजबूरी में होता है। ठीक है, क्या कर सकते हैं यार, तबीयत बिगड़ जाए, आप भी बीमार पड़ जाओ तो आप क्या करोगे, है ना। आज भी थोड़ी सी तबीयत मतलब कि थोड़ा सा ठीक लगा तो मैंने सोचा कि आज क्लास ले लें, ज़्यादा गैप हो जाएगा फिर, है ना। मेरा भी नुकसान होता है उससे, मैं क्लास नहीं लेता हूँ तो मेरा भी नुकसान होता है, आपका नहीं होता, मेरा भी नुकसान होता है ना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण छवियों को डिजिटल रूप से कैप्चर करता है? स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर या ऑडियो? तो भैया डिजिटल रूप से छवियों को कौन लेता है? स्कैनर लेता है। कौन लेता है? स्कैनर। अगला क्वेश्चन, सबनेट मास्क का उपयोग के लिए किया जाता है? सबनेट मास्क का उपयोग, क्वेश्चन नंबर 71 है, सबनेट मास्क का उपयोग के लिए किया जाता है नेटवर्क ट्रैफिक को तेज करने, आईपी पते के नेटवर्क और होस्ट भागों की पहचान करने, अवांछित ट्रैफिक को नेटवर्क में प्रवेश करने से रोकने, या किसी डिवाइस के आईपी पते को मास्क करने के लिए। यह सबनेट मास्क का उपयोग किस लिए किया जाता है? बताइए राइट आंसर है यहाँ पर ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा सही आंसर? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है, आईपी पते के नेटवर्क और होस्ट भागों की पहचान करने के लिए सबनेट मास्क का उपयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? आपका आईपी पते के नेटवर्क और होस्ट भागों की पहचान करने के लिए। ठीक, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं वर्क नहीं कर रहा हूं, मैं वर्किंग हूं, आप लोगों के लिए सेट पेपर तैयार कर रहा हूं अभी भी, है ना। हेल्थ भी खराब रहती ना तो भी मैं आपके लिए सेट पेपर बोलने तो देखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या है कि शुरुआत में देखो मैं थोड़ा सा ही प्रमोशन करता हूँ, ठीक है, 4-5 मिनट। ठीक, क्या है कि देखो इंस्टीट्यूट हमारा छोटा है, अगर कि हम अपनी मेहनत आपके सामने नहीं लाएंगे, ठीक है, आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं, हमने इतना नोट्स प्रिपेयर किया है, इतना सब आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है, ये चीज़ें नहीं बताएंगे तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा। इसलिए 5 मिनट प्रमोशन करते हैं, बस 5 मिनट बताते हैं, आप खुद समझ सकते हैं इस चीज़ को। उसके बाद हम पूरा जो सेट पेपर के अंदर कोई प्रमोशन नहीं करते, पूरा सेट पेपर में हम कोई प्रमोशन नहीं करते, बीच बीच में कुछ नहीं बताते। ठीक, स्मार्ट वॉच किसके लिए जानी जाती है? केवल समय बता रहा है, स्वास्थ्य और फिटनेस गतिविधियों की निगरानी करना, प्राथमिक खाना पकाने के टाइमर के रूप में कार्य करना, या पेशेवर चिकित्सा उपकरणों को बदलना? तो भैया आपका जो स्मार्ट वॉच है स्वास्थ्य और फिटनेस गतिविधि की निगरानी करता है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें कैसे होती है, जैसे आपको मतलब कि आप स्मार्ट वॉच पहने हो तो वो आपकी हार्ट की गति, हेल्थ भी बताता है, आप चल रहे हो तो वो भी बताता है ना, ये सारी चीज़ें बताता है। ठीक, हाँ बिल्कुल, हम हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, इसलिए हम आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा लोड लेके नहीं पढ़ा रहे आज, है ना। वैसे हम ज़्यादा लोड लेके पढ़ाते हैं, आज हम जो है लोड लेके नहीं पढ़ा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, वैध ईमेल पता प्रारूप क्या है? उपयोगकर्ता का नाम @वेबसाइट, उपयोगकर्ता नाम .website.com, उपयोगकर्ता नाम @website.com, www. उपयोगकर्ता का नाम @वेबसाइट। राइट आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? ए, बी, सी, डी। तो भैया पहले तो देखो यूजर नेम आता है, फिर @ आता है, फिर आपका जैसे आपने पढ़ा होगा आपका जो है बिजन एग्री अकेडमी @gmail.com। ठीक है, तो आपका जो उपयोगकर्ता का नाम आएगा @ और website.com आ जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मली आपका वैध ईमेल का क्या होता है, प्रारूप होता है। देखो मैं एक चीज़ बताऊँ ना, क्वेश्चन
आप जैसे भी बना लो, मान के चलो आप गेहूं का जो बॉटेनिकल नेम है उस पर बेस्ड क्वेश्चन बनाओगे तो उसको चेंज कर दोगे क्या? नहीं कर पाओगे ना। आपको हमने कहा ईमेल का वैध प्रारूप क्या होगा, ये क्या आप चेंज कर दोगे? ये क्वेश्चन किसी और तरह से तोड़ मरोड़ के बता दोगे? नहीं बना पाओगे, है ना। तो क्वेश्चन आप लोग कहते हो कि वहां से कॉपी कहाँ से कॉपी, भैया आपका जैसे गेहूं का बॉटेनिकल टेटिकम एस्टिवम है, कोई टेटिकम और कोई बना देगा क्या? नहीं बना पाएगा। जो फैक्ट है तो फैक्ट है ना। तो उसमें कोई कॉपी पेस्ट नहीं होता है। जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन रहेगा, उसमें कॉपी पेस्ट क्या होना है ना। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सुविधा प्रिंटर को पृष्ठ के दोनों ओर स्वचालित रूप से प्रिंटिंग करने या प्रिंट करने की अनुमति देती है? डुप्लेक्स प्रिंटिंग, मोनोक्रोम प्रिंटिंग, प्रिंटिंग या रेजोल्यूशन प्रिंटिंग। अब यहां पर कह दो कि कौन सी सुविधा आपको डुप्लेक्स प्रिंटिंग देगी, मतलब कि एक है डुप्लेक्स प्रिंटिंग की सुविधा प्रदान करता है, कौन सा प्रिंटर प्रदान करता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन को कैसे हम कॉपी कर लेंगे ये बताओ आप लोग, ऐसी बातें करते हो, है ना। एक कोई डुप्लेक्स प्रिंटिंग के बारे में है कि भैया वो दोनों तरफ प्रिंट करता है, तो है भाई, यूनिवर्सल फैक्ट है तो है ना। तो यहाँ पर डुप्लेक्स प्रिंटिंग जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब मेरे पास जो प्रिंटर है वो डुप्लेक्स प्रिंटर है, ठीक, दोनों ओर प्रिंट करता है और जो आपको नोट्स भेजे जाते हैं वो डुप्लेक्स प्रिंटर से ही आपको प्रिंट करके भेजता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है, एमएस वर्ड में कौन सी सुविधा आपको गैर मुद्रण वर्णों को देखने की अनुमति देती है? दिखाएं या छिपाएं, जूम करें, ट्रैक परिवर्तन, प्रिंट लेआउट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है दिखाएं, व्यू एंड हाइड। दिखाएं व छिपाएं, व्यू एंड हाइड, ठीक। अगला क्वेश्चन, एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग कक्षों की श्रेणी के योग की गणना करने के लिए किया जा सकता है? सम, योग, कुल, टोटल, जोड़े, एडिंग, प्लस आपका, ठीक। बताइए राइट आंसर क्या होगा। ये पीडीएफ आपको मैंने बता दिया है वेबसाइट या एप्लीकेशन पर मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है? योग हो जाता है, सम हो जाता है, ठीक। क्या हो जाता है? सम हो जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म जाना जाता है? इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट या स्नैपचैट। तो ये प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए तो एक ही वेबसाइट जानी जाती है, वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन, जिसका आपने मौर्य जी नाम लिया, जो भी आप संस्था का नाम ले रहे हैं, मैं उसके बारे में बोलूँगा तो नहीं, लेकिन देखो भाई उनका क्या है, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठा के दे देते हैं, है ना। प्रीवियस ईयर में जाओगे ना, 15,000 20,000 क्वेश्चन आसानी से मिल जाएंगे, ठीक। ये पेड है भाई राहुल सिंघानिया जी, ये पेड है आपकी, है ना। इसमें आपको 60 से 70 80 पीडीएफ मिलेंगी, ठीक है, जो सारी की सारी पेड है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल बैंकिंग में केवाईसी का संक्षिप्त रूप क्या है? अपने ग्राहक को जाने, अपना नगद रखें, अपने कार्ड को जाने, अपनी साख बनाए। तो नॉर्मली अपने ग्राहक को जाने, नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर क्या कहलाता है? आपका केवाईसी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, फिशिंग क्या है भाई? फिशिंग क्या है? मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक तकनीक है, एक साइबर हमला जो प्रच्छन्न ईमेल को एक हथियार के रूप में उपयोग करता है, एक कोडिंग भाषा, एक प्रकार का कंप्यूटर हार्डवेयर। तो भैया क्या होता है भाई फिशिंग? क्या होता है फिशिंग? तो भैया यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है एक साइबर हमला। एक साइबर हमला जो प्रच्छन्न ईमेल के जो है एक हथियार के रूप में उपयोग करता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 80 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? एलन ट्यूरिंग को, जॉन मैककार्थी, चार्ल्स बेबेज, एलोन मस्क। कौन भैया फादर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के? तो भैया जॉन मैककार्थी को क्या कहा जाता है? एआई का जनक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन यूपी जीके के, ठीक। पहला क्वेश्चन यूपी जी का 81वां प्रश्न है, मेरठ में हर वर्ष होली के बाद आयोजित होने वाला रंगारंग मेला है? कुंभ मेला, नौचंडी मेला, गंगा मेला, सीकरी मेला। कौन सा मेला भैया? मेरठ में हर वर्ष जो होली के बाद आयोजित होने वाला मेला है वो कौन सा है? नौचंडी मेला है। कौन सा मेला है बच्चों? नौचंडी मेला।
अगला क्वेश्चन है, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है? आगरा में, इलाहाबाद में, मिर्जापुर या बुलंदशहर में? बताइए राइट आंसर क्या होगा। हाँ मैं जानता हूं उन लोगों को, ठीक है, कोई बात नहीं अवनीश जी, करने दो, जिसको जो करना है करने दो। देखो देखो बच्चों, क्या रहता कि आप जितना एडवांस पढ़ोगे ना उतना ही लो लेवल को भूलते जाओगे, है ना। हमारे सेट पेपर है, पहले आपका कॉन्फिडेंस बनाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आपका पहला ही सेट पेपर दिया आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, है ना। आपको धीरे धीरे लेवल बढ़ा के दे। ऐसा नहीं है कि इस पेपर में आपका लेवल के क्वेश्चन भी नहीं है ना, लेकिन इसमें आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे रखे गए हैं ताकि आपका जो लेवल है या फिर कहें आपका जो माइंड सेट है वो गिरे ना। आपका जो एक कहें कि आपका जो एक कह सकते हैं आपका एटीट्यूड है या फिर कहें से आपका ने जो तैयारी की है आप उसमें कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो ना हो। यहाँ पर आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाएगा, धीरे धीरे आपको आगे बढ़ाया जाएगा, है ना। यहाँ पर डायरेक्टली आपको ये नहीं दिया हार्ड दे दें और आप अचानक से डिप्रेस हो जाओ कि भाई हमारे तो नंबर ही नहीं बन रहे हैं, है ना। थोड़ा धीरे धीरे बनेगा ना, धीरे धीरे हमको आपको हार्ड भी देंगे, थोड़ा सब्र तो करो भाई। बताइए नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? तो भाई बुलंदशहर के अंदर है। कहाँ पर है? बुलंदशहर। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पुष्प क्या है? गुलाब, गेंदा, नील कमल या पलाश? तो भैया पलाश आपका जो है राज्य पुष्प है उत्तर प्रदेश का। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? चूना पत्थर, अभ्रक, बॉक्साइट या जिप्सम? क्या भैया आपका जो है उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? बताइए राइट आंसर। तो ये जो अभ्रक है, अभ्रक या माइका उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? आपके सोनभद्र में, चित्रकूट, झांसी या बलिया में? डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं? अगर कि हमारी तबीयत सही रही तो 25 अक्टूबर को जरूर हम लखनऊ में मिलेंगे आपसे, ठीक है। जब लखनऊ जाएंगे आपके लिए, ठीक, प्रयास करेंगे, ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लखनऊ जाए ताकि आयोग तक आपकी बात पहुँचे और जो है आपके जल्दी से जल्दी एग्जाम हो, है ना। राइट आंसर बताइए भाई कि डोलोमाइट के भंडार ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं, कहाँ देखने को मिलते हैं? तो भैया डोलोमाइट हमें सोनभद्र के अंदर। डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? आपके सोनभद्र में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? दलदली, ककरीली पथरीली, महीन जलोढ़ या भूर? तो ककरीली पथरीली मृदा। कैसी मृदा पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में ककरीली पथरीली मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई कौन सी? कनाल, मारला, बीघा या धुर? तो भैया नॉर्मली आपकी परंपरागत जो विधि अपनाई जाती है ज्यादातर बीघा अपनाई जाती है ना। ज्यादातर क्षेत्रों में कौन सी अपनाई जाती है? बीघा। अगला क्वेश्चन, प्रदेश में वायु अपरदन से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र? तो भैया सर्वाधिक प्रभावित है आपका आगरा वाला क्षेत्र, आगरा मथुरा वाला क्षेत्र या पश्चिमी क्षेत्र, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, पश्चिमी क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 89 है, 89वां प्रश्न है, प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? मेरठ, गोरखपुर, इटावा या फर्रुखाबाद? अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? तो भैया कौन सा है? इटावा। इटावा जो है सर्वाधिक प्रभावित है अवनालिका अपरदन से। हाँ, आप लोग टेंशन मत लीजिए, जल्दी ही आपका दिवाली के बाद हमारा स्टाफ आने वाला है ना। जल्दी ही आपको 2 से 4 क्लासें प्रोवाइड कराई जाने वाली है, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, स्टाफ आपका जो है हम रखने वाले हैं दिवाली के बाद से, है ना। दिवाली के बाद से आपकी इतनी क्लासेस दे देंगे ना कि आप लोग खुद कहोगे कि सर क्वेश्चन यहीं से बनेगा, है ना।
अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टियां पाई जाती है आगरा मथुरा में, एटा मैनपुरी में, सीतापुर, बाराबंकी, मिर्जापुर, झांसी। तो लाल मिट्टियां ज्यादातर मिर्जापुर झांसी क्षेत्र में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? मिर्जापुर झांसी में। लाल मिट्टियां ज्यादातर कहां पाई जाती है? मिर्जापुर झांसी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, ख्याल गायकी को किस घराने ने बुलंदियों पर पहुंचाया? रामपुर ने, आगरा, बनारस या किराना घराना? किसने जो है बुलंदियों पर पहुंचाया है आपके जो है ख्याल गायकी को? ख्याल गायकी को किसने जो है बुलंदियों पर पहुंचाया है? बताइए राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? बताइए राइट आंसर क्या होगा 91 का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामपुर घराने। ख्याल गायकी को किस घराने ने बुलंदियों पर पहुंचाया? तो रामपुर घराने ने। किसने? रामपुर घराने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 है, 92वां प्रश्न है, धुरिया लोक नृत्य है अवध का, पूर्वांचल का, बुंदेलखंड या रोहिलखंड का? धुरिया लोक नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है भैया? तो जो धुरिया लोक नृत्य है कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड। अगला क्वेश्चन, ख्याल गायन शैली का प्रतिपादक कौन है? बिरजू महाराज, वल्लभाचार्य, सूरदास या अमीर खुसरो? किसने जो है ख्याल गायकी शैली का प्रतिपादन किया? किसके द्वारा किया गया भैया? तो भैया अमीर खुसरो द्वारा। ख्याल गायकी के जो प्रतिपादक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? आपके अमीर खुसरो माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है सारनाथ, देवीपाटन, कौशाम्बी या कुशीनगर? तो भैया कौशाम्बी जो है आपका उत्तर प्रदेश में बौद्ध व जैन धर्म का, ठीक, जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है भारतनाट्यम, कथक, चरकुला, कथकली? तो ये कथक जो है आपका उत्तर प्रदेश का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है ना? क्या है? शास्त्रीय नृत्य। अगला क्वेश्चन, कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र राजकीय संग्रहालय कहाँ है? लखनऊ में, आगरा, इलाहाबाद या मथुरा? कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र राजकीय संग्रहालय कहाँ पर है? तो भैया वो मथुरा के अंदर है। कहाँ पर है? मथुरा के अंदर। अगला क्वेश्चन, बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय कहाँ है? ललितपुर, बांदा, महोबा या झांसी? तो बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय जो है वो आपका बांदा के अंदर है। कहाँ पर है? बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय आपका बांदा के अंदर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98, 98वां प्रश्न है, बिस्मिल्ला खां का संबंध किस घराने से? बनारस से, लखनऊ घराना, किराना घराना या आगरा घराना? किस घराने से संबंध है भैया बिस्मिल्ला खां का? तो बिस्मिल्ला खां का संबंध है आपका बनारस घराने से। किस घराने से? बनारस। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? चैता, बिरहा, रसिया या कजरी? तो भैया आपका बिरहा लोकगीत जो है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध जो है लोकगीत है। तो कौन सा? बिरहा। बिरहा जो है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकगीत है। अगला क्वेश्चन, मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था वाराणसी, आगरा, लखनऊ, गाजीपुर? आपका मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र क्या था? तो भैया मुगल कहाँ के थे? आगरा में रहते थे भाई। थे तो आपके नॉर्मली आपके ईरान से, ठीक है, ईरान या फिर कहें मिस्र के थे, लेकिन मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र क्या रहा? आगरा रहा। यहाँ पर आपके 100 प्रश्न या फिर कहें 100 क्वेश्चन जो है समाप्त हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद जो है थोड़ा सा हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि आपका 24 तारीख को एक स्कॉलरशिप टेस्ट रखा हुआ है जो कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका एक स्कॉलरशिप टेस्ट रखा हुआ है आप सभी के लिए। आप लोगों को करना क्या है, नीचे लिंक में या फिर कहें प्ले स्टोर पर विजन एग्री एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। और ये टेस्ट जो होगा आपका 24 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच होगा। इसकी कुछ शर्तें ये हैं कि इस टेस्ट को जो है जो 11 बजे तक सबमिट करेगा उसको जो है प्राइस मिलेगा, जो है 11 बजे के बाद सबमिट करेगा उसे कोई प्राइस नहीं मिलने वाला है। ये मैं क्लियरली बोल देता हूं तो बाद में आप लोग कुछ भी ना बोले मुझसे। ठीक है, तो 10 से 11 के बीच रहेगा और 45 मिनट्स का टेस्ट रहेगा। यहाँ पर फर्स्ट प्राइज जो है फ्री ऑनलाइन कोर्स, जहाँ पर आपको PDF कोर्स, आपकी ऑनलाइन क्लासेस, टेस्ट सीरीज सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। सेकेंड प्राइज में 75% ऑफ रहेगा और थर्ड प्राइज में 50% ऑफ टॉप 10 को
40% ऑफ मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। तो सभी लोग ज्वाइन जरूर करिएगा इसको, ठीक। और साथ में साथ जो इसकी पीडीएफ चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि सर मैं ऑनलाइन तो क्लास लेता हूँ, साथ में साथ इसकी पीडीएफ भी चाहिए, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट और एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर ये जो है ब्रह्मास्त्र सेट पेपर, जिसमें आपको 80 60 तो ये लिखा हुआ है, यहाँ पर 20 की जगह 40 हम फुल लेंथ देंगे और 40 आपको टॉपिक सेट देंगे, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपका कल, ठीक। धन्यवाद सभी के लिए। बिल्कुल, आपका जो टेस्ट कराएंगे ना बच्चों, ये टेस्ट आपका एजीटीए के पैटर्न पर रहेगा। जिन लोगों ने अगर कि इसमें 70 प्लस नंबर ला लिए ना, तो वो आपके एजीटीए में जरूर 70 प्लस नंबर लाएंगे। इस टेस्ट में 70 प्लस नंबर लाए तो अगली टेस्ट में या फिर कहीं एजीटीए का जो ओरिजिनल एग्जाम होगा ना, उसमें भी आपका जो है 70 नंबर आना तय है, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक।